क्लास में एक बार फिर से स्वागत है आपका। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 10 गुरुत्वाकर्षण, जो आपका साइंस का चैप्टर है, उसके महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को। तो इन बहुविकल्पीय प्रश्नों को बच्चों आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। और चैप्टर हम इसके पहले की वीडियो क्लासेस में अच्छे से समझ चुके हैं। अगर आपने अभी तक चैप्टर नहीं पढ़ा है तो इसके पहले की वीडियो क्लासेस देख करके चैप्टर समझ सकते हैं। इसके बाद इसके अभ्यास प्रश्नों को आप कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं बहुविकल्पीय प्रश्नों की ओर। तो यहाँ पर जो पहला प्रश्न है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर एग्जाम में आ जाता है कि दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल निर्भर नहीं करता है। तो यहाँ पर देखिए, जो गुरुत्वाकर्षण बल का जो हमने फार्मूला पढ़ा है, उसमें जो है जो गुरुत्वाकर्षण में लगने वाला बल F इक्वल टू क्या होता है, m स्मॉल m बटे d स्क्वायर होता है और बगल में कैपिटल G होता है। तो यानी कि जिसको कि कैपिटल G क्या है, वो गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। तो यहाँ पर इसके अनुसार जो है वो उनके बीच की दूरी पर भी निर्भर कर रहा है। F इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 समझ लीजिए, मान लीजिए, बटे d स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर देखिए इसके अनुसार दूरी पर निर्भर कर रहा है, द्रव्यमानों के गुणनफल पर भी निर्भर कर रहा है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक पर भी निर्भर कर रहा है। लेकिन प्रश्न में पूछा किस पर निर्भर नहीं करता, तो ब्रह्मांड में उनकी स्थिति पर निर्भर नहीं करता है। डी विकल्प इसका सही होगा। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट, अभी हम बच्चों केवल इंपॉर्टेंट प्रश्नों को लेकर चल रहे हैं, तो यहाँ पर जो है हम इंपॉर्टेंट प्रश्नों की ही बात करेंगे। तीसरा प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है, जी का अर्थ है, स्मॉल जी का क्या अर्थ होता है। तो इसका सही विकल्प जो होगा वो स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु के वेग में जो त्वरण होता है उसी को स्मॉल जी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर तीसरे का डी विकल्प सही है। फिर इसके बाद जो है इंपॉर्टेंट प्रश्न में नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका इंपॉर्टेंट है वो है आपका पांचवां प्रश्न। ये है आपका, यदि पृथ्वी का द्रव्यमान बिना परिवर्तित किए हुए उसका व्यास आधा हो जाए तो पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार होगा। तो यहाँ पर अगर हम मान लीजिए द्रव्यमान को चेंज नहीं कर रहे हैं, उसके व्यास को आधा कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से इसकी त्रिज्या भी क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। और त्रिज्या जो है वो डी होता है, और डी जो डी के स्क्वायर के जो है व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि अगर हम यहाँ पर जो फार्मूला हमारा था, तो एफ इस यहाँ पर देखिए, अगर हम फार्मूले की बात करें तो एफ इज प्रोपोर्शनल टू 1/d स्क्वायर होता है। अब अगर हमने डी को आधा कर दिया है तो यहाँ पर इसका मतलब है कि यहाँ पर डी बटे 2 हो जाएगा, यानी 4 गुना जो है उसका पृथ्वी के ऊपर भार जो है वो हो जाएगा। यानी इसका आंसर जो है डी की वैल्यू जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 2। और 2 के बाद फिर उसका चूंकि आधा कर रहे हैं, तो यानी कि 20 था तो 10 हो गया, और 10 हो गया तो इसका मतलब है कि जो अगर हम भार जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, छठवां प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। भिन्न भिन्न द्रव्यमानों के दो पिंड स्वतंत्रता पूर्वक समान ऊंचाई से छोड़े जाते हैं, तब क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए, जब दो पिंड स्वतंत्रता पूर्वक समान ऊंचाई से छोड़े जा रहे हैं, तो यहाँ पर पृथ्वी की से जो आकर्षण बल लगेगा वह जो होगा वो भिन्न भिन्न होगा, जो कि उनके द्रव्यमानों पर निर्भर करता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इन पृथ्वी की ओर आकर्षण बल जो होंगे वो क्या होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। डी विकल्प इसका सही है। सातवां प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मात्रक क्या है। तो यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मात्रक अगर बोला जाए तो न्यूटन मीटर स्क्वायर और बटे में किलोग्राम स्क्वायर होता है। अगर आपने मल्टीप्लाई के रूप में लिखा है तो किलोग्राम की पावर -2 होगा, यानी बी विकल्प इसका सही होगा। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है बच्चों, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मात्रक। ठीक है, तो इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे किलोग्राम स्क्वायर, या मल्टीप्लाई में लिख रहे हैं तो किलोग्राम की पावर -2 हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वो है आपका, किसी व्यक्ति का द्रव्यमान 60 किलोग्राम है तो उसका द्रव्यमान चंद्रमा पर होगा। तो हमने ये तो पढ़ा है, लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूजन करने के लिए क्वेश्चन में कहा गया है। अब यहाँ पर जो है 1/6 गुना जनरली लोग कर देते हैं, मगर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ द्रव्यमान देखिए दिया हुआ है 60 किलोग्राम, और यहाँ पर ये नहीं दिया है कि उसका भार है। द्रव्यमान दिया हुआ है, पृथ्वी पर नहीं दिया है, तो उसका मतलब है उसका द्रव्यमान 60 किलोग्राम है, तो चंद्रमा पर भी उसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा, वो 60 किलो ही रहेगा। ठीक है, भार जो है वो चेंज होता है, द्रव्यमान जो है कभी चेंज नहीं होता, द्रव्यमान हमेशा जो है वो स्थिर ही रहता है। 60 किलो जो है इसका आंसर होगा। फिर यहाँ पर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, 9वां प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है बच्चों, कंफ्यूज करने के लिए है, मगर ये अच्छा प्रश्न है, आ सकता है। किसी पिंड का भार पृथ्वी पर 36 किलोग्राम है, ठीक है, तो चंद्रमा पर उसका भार क्या होगा। तो चंद्रमा पर जो है जो पृथ्वी के भार का 1/6 गुना होता है, तो 36/6 हो जाएगा। तो 6 के टेबल में 36 का आता है 6, यानी 6 किलोग्राम भार होगा। बी इसका आंसर जो है वो सही होगा, 6 किलोग्राम भार। यहाँ पर भार की हम बात कर रहे हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, द्रव्यमान की बात नहीं कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है आपका 13 नंबर का क्वेश्चन। ये भी एग्जाम में अक्सर पूछा गया है, किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है, उसका पृथ्वी पर भार होगा। तो 10 किलोग्राम द्रव्यमान है, तो यहाँ पर उसका भार क्या होगा। यहाँ पर भार जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 98.0 न्यूटन। ठीक है, 98 न्यूटन हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न की बात करें अगर हम, तो यहाँ पर
पहला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, दो वस्तुओं के मध्य की दूरी दोगुनी कर दी जाए तो उनके मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा। तो निश्चित रूप से अगर हम दो वस्तुओं के मध्य की दूरी को दुगना कर दे रहे हैं, यानी डी का मान जो है डबल कर दे रहे हैं, तो उनके बाद बीच जो लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल है वो क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। यानी कि इसका ए विकल्प इसका सही होगा, क्योंकि 1/f इज प्रोपोर्शनल टू क्या होता है 1/d²। ठीक है, तो यहाँ दुगनी कर दे रहे हैं, तो यहाँ पर 2d का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 4d² हो जाएगा ना, यानी कि 4 गुना जो है 1/4 हो जाएगा। 1/4 आएगा, 1/4 का मतलब हुआ 1/4। ठीक है, तो यहाँ पर इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका तीसरे नंबर का प्रश्न है, गुरुत्वीय स्थिरांक g का मान है। तो यहाँ पर जो है सभी ग्रहों और उपग्रहों पर समान होता है। फिर इसका इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका गुरुत्वीय स्थिरांक जी का एसआई मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे किलोग्राम स्क्वायर। ये आपको पता ही है, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे किलोग्राम जो है स्क्वायर, ये इसका एसआई मात्रक है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका डी वाला विकल्प जो है आपका सही है। इसके बाद है नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न, पांचवा प्रश्न, यदि पृथ्वी का द्रव्यमान व अर्धव्यास दोनों आधे कर दिए जाए तो गुरुत्वीय त्वरण जी का मान होगा। तो दोनों अगर हम आधे कर दे रहे हैं तो यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान हो जाएगा 19.6 मीटर सेकेंड स्क्वायर, यानी 20 को आप हल करेंगे तो यही आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर किसी नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, किसी वस्तु का भार अधिकतम होगा। तो यहाँ पर भार की बात हो रही, तो हमने पढ़ा है बच्चों कि ध्रुवों में जो है इसका भार जो है किसी भी वस्तु का अधिकतम होगा। यहाँ पर बी विकल्प इसका सही होगा। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका आठवां प्रश्न, किसी वस्तु की सतह के लंबवत लगने वाला बल क्या कहलाता है। तो यहाँ पर लंबवत अगर कोई भी बल लग रहा है किसी वस्तु की सतह पर तो वो कहलाता है प्रणोद। यहाँ पर ए विकल्प इसका सही है। फिर इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रणोद प्रति इकाई क्षेत्रफल कहलाता है, यानी प्रति इकाई क्षेत्रफल पर जो प्रणोद लग रहा है तो प्रणोद प्रति इकाई क्षेत्रफल कहलाता है। तो जब यहाँ पर बच्चों हमने पढ़ी थी इसकी परिभाषा, तो दाब बराबर होता है प्रणोद बटे क्षेत्रफल। तो यहाँ पर हमने क्षेत्रफल को क्या किया है, प्रति इकाई कर दिया है। तो यहाँ पर हमने क्षेत्रफल को प्रति इकाई कर दिया है, तो इसका मतलब है कि वो दाब के बराबर होगा। डी विकल्प इसका सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है कहलाता है। तो यहाँ पर जो है किसी भी वस्तु को अपने केंद्र की ओर जिस बल से खींच रही है वही उसका क्या कहलाता है, भार कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर सी विकल्प इसका सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका, यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी r है तो उन वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल समानुपाती होगा। तो यहाँ पर आपको पता है कि वो उसकी त्रिज्या के जो है वर्ग के जो है वो समानुपाती होता है, यानी डी विकल्प इसका सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। इसके बाद एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट बचा हुआ है आपका, वो है आपका बच्चों, निम्न में से किस स्थान पर जी का मान सर्वाधिक होगा। तो अंटार्कटिका में किसी कैंप पर जो है सर्वाधिक इसका मान होगा। यहाँ पर डी विकल्प इसका सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से बच्चों इसके सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने पढ़ लिया। तो ये लगभग जो है 12-13 प्रश्न होंगे लगभग, या हो सकता है 15 भी हो। तो यहाँ पर जो है इन प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इस चैप्टर के अंतर्गत यही प्रश्न इंपॉर्टेंट है और अक्सर एग्जाम में इन्हीं से जो है क्वेश्चन बन करके आते हैं ऑब्जेक्टिव वाले। तो MCQ आपको तैयार ही करना है, हर चैप्टर से आना है, तो इनको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, तो जो आपके लिए हेल्पफुल होंगे। और साथ ही बच्चों फेयर कॉपी में भी आपको इन प्रश्नों को लिखना है और याद करना है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगर बच्चों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही बच्चों बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले बच्चों। और प्लेलिस्ट में भी जाकर के विजिट कर सकते हैं, जो कि आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं इसके वीडियो। और ये वीडियो क्लासेस फ्री हैं, तो आप भी लाभ लीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।